हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 2, जो मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे फॉर एस्टेट पीजीटी कॉमर्स 2020। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 2 और आपको पहले पार्ट 1 भी देखना चाहिए। उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा और आप लोगों को अच्छे से प्रेपरेशन करनी है, ठीक है। हर एक टॉपिक को डिटेल से करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। So the first important topic is managerial roles given by Henry Mintzberg। देखो, बिजनेस मैनेजमेंट में एक टॉपिक है मैनेजरियल रोल्स के नेम से, जिसमें क्या है, हेनरी मिंट्सबर्ग ने 10 मैनेजरियल रोल्स बताए हैं, ठीक है। उसकी 3 मेन कैटेगरीज है। ये वाली इस टॉपिक पे मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। पहले मैं आप लोगों को एक बार बता रही हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिर मैं आपके साथ वीडियोस पे डिस्कस करूँगी इनसे रिलेटेड डिटेल में, ठीक है। अब आपका ना क्वेश्चन ये आया हुआ था पहले, मतलब जो अभी नवंबर में हुआ था आपका एग्ज़ाम, और उस एग्ज़ाम को भी मैंने डिस्कस किया है सॉल्यूशन के साथ, तो वो भी आप देख लेना। उसका भी मैंने कमेंट सेक्शन में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया। ओके, तो यहाँ पर आपको पूछा गया था हेनरी मिंट्सबर्ग ने जो मैनेजरियल रोल्स दिए हैं उनमें से कौन सा नहीं है। नोट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए, पूछा गया था, आपको ऑप्शन दिए गए थे, एक तो स्पोक्स पर्सन का, ठीक है, एक आपका फिगर हेड दिया हुआ था ऑप्शन, एक था प्लानर और एक था नेगोशिएटर। तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन से रोल दिए हैं उन्होंने। तो आपका जो आंसर आना था वो प्लानर, क्योंकि ये तीनों उन्होंने दिए हैं। बाकी इस टॉपिक पे मैं डिटेल से आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी। अब आपने भी अपने लेवल पर इसको ज़रूर करना है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशियो एनालिसिस। देखिए, जो रेशियो एनालिसिस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें डिफरेंट टाइप के एक तो फॉर्मूलाज, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, लाइक डेट इक्विटी रेशियो हो गया, करंट रेशियो हो गया, आपको इनसे रिलेटेड या तो क्वेश्चन मिल जाएगा या आपको मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। तो आपको हर एक चीज़ करनी है, इसका बेसिक भी, क्योंकि आपको 12th में सिखाया जाता है अच्छे से इसका, ठीक है। आप बाद में भी पढ़ते हैं अकाउंटिंग में इस चीज़ को, तो आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए और आपको इसकी थ्योरी भी आनी चाहिए। क्योंकि जो क्वेश्चन आया हुआ था ना आपका, ये था आपको बताना है इसमें से कौन सा लिमिटेशन नहीं है। देखो, नोट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं आप लोगों के, ठीक है। आपको पूछा गया था रेशियो एनालिसिस का कौन सा लिमिटेशन नहीं है, ये बताना था आपको। जैसे ऑप्शन दिया गया था विंडो ड्रेसिंग की पॉसिबिलिटी, ये तो लिमिटेशन है इसका, ठीक है। एक आपको दिया हुआ था अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का इनहेरेंट लिमिटेशन, वो, और एक आपको दिया था इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, और एक था एड इन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। देखो, प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग में अगर ये हेल्प कर रहा है तो ये तो इसका एडवांटेज हो गया, तो वही हमारा आंसर आना था। तो अब आप लोगों ने इसके फॉर्मूला, इसका बेसिक सारा जितने भी फॉर्मूलाज हैं, कौन सा किसके अंडर आता है, जैसे टर्नओवर रेशियोज को हम लोग एफिशिएंसी या एक्टिविटी रेशियोज बोलते हैं, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी में डेट इक्विटी रेशियो आ जाता है, शॉर्ट टर्म अगर हम लिक्विडिटी की बात करते हैं तो हमारे से करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ये आपको सारे करने हैं। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो जो टॉपिक आपको पता चल रहे हैं वो तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, अपने लेवल पे अपना बेस्ट देना है। ओके, तो ये हमारा रेशियो एनालिसिस का हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस एरर्स। आपने देखा होगा जो एरर्स आती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा जैसे एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है, एरर ऑफ कमीशन, ये वाली इस टाइप की एरर्स ये पूछी जाती हैं। देखो, कुछ एरर्स ऐसी होती है जिनको ट्रायल बैलेंस इफ़ेक्ट करता है और कुछ एरर्स होती हैं जिनको ट्रायल बैलेंस इफ़ेक्ट नहीं करता है। तो आपको ये दोनों टाइप की पता होनी चाहिए। देखो, ट्रायल बैलेंस उन एरर्स को इफ़ेक्ट मतलब बता देता है जब हमारा डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच नहीं करता, लेकिन कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जो हमें ट्रायल बैलेंस से भी डिपिक्ट नहीं होती। आप लोगों को इन सभी एरर्स के बारे में पता होना चाहिए, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इस पर वीडियो डेफिनेटली बना दूंगी, लेकिन आपको अपने लेवल पे भी ज़रूर करनी है ये चीज़ें। आप लोगों ने अपने टाइम का
प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। और एक चीज़ मैंने जो है 67 लेक्चर तक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप पीजीटी कॉमर्स की, यूजीसी नेट कॉमर्स की, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है, क्योंकि एस्टेट पीजीटी कॉमर्स में भी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है कॉमर्स का। तो आपने कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। उन वीडियोज़ का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, तो आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़, देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस पर बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो कौन से सेक्शंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हर चीज़ का आपको बेसिक ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर किसी एग्रीमेंट पे जो हमने कंसेंट लिया है वो कैसे लिया है, दबाव में, कोअर्जन में, यानी कि सामने वाले बंदे को प्रेशराइज करके लिया, कोअर्जन में लिया है, तो इसका जो ये एग्रीमेंट है वॉइडेबल है। कौन इस एग्रीमेंट को ख़त्म कर सकता है, तोड़ सकता है? तो ऑब्वियस है, जिस पर्सन का आपने कंसेंट लिया है, मतलब प्रेशराइज करके उसको, तो उस पर्सन के ऑप्शन पे ये वॉइडेबल है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में काफ़ी सारी डेफिनेशंस भी आती हैं। जैसे आपसे पूछा गया था कि प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस, तो आपको ऑप्शन दिए गए थे, वैलिड ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट, एंड एक्सेप्टेड ऑफर, और वैलिड एग्रीमेंट। तो आपने ये समझना है, देखो, प्रॉमिस होता है एन एक्सेप्टेड ऑफर, यानी कि आपने बाई चांस किसी को कुछ ऑफर किया, उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया, तो वो प्रॉमिस बन जाता है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें माइनर से ध्यान रखनी है। उसके अलावा नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपका आ जाता है कॉस्ट ऑफ डेट भी आ जाता है, और डेप्ट में भी आपका ना रिडीमेबल, इरिडीमेबल, इनके फॉर्मूला, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तभी कहती हूँ फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनके अलग से ज़रूर नोट्स बनाइए। रिडीमेबल डिबेंचर्स, इरिडीमेबल डिबेंचर्स, इस टाइप से, ठीक है। इक्विटी की कॉस्ट के कौन कौन से मेथड्स हैं, ये भी पूछा जा सकता है, किसी चीज़ का कौन सा मेथड है, तो आपको उनके नेम भी पता होना चाहिए। ये वाली चीज़ें भी पूछी जाती है, तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है इसमें, ओके। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था ना पिछली बार, वो ये था, आपको बताना था कॉस्ट जो है आपकी रिडीमेबल डिबेंचर्स का पूछा गया था, तो वो आपको फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, ओके। और उसके बाद है नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड, जो हम बात करते हैं डिमांड के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की इकोनॉमिक्स में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स प्राइस। देखो, कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड, उसके प्राइस में क्या रहता है, इनवर्स रिलेशनशिप रहता है, यही लॉ ऑफ डिमांड कहता है। और इसके एक्सेप्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जाते हैं एक्सेप्शन वगैरह। तो आपने अपनी तरफ से कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, लॉ ऑफ डिमांड के हर चीज़, ठीक है। जैसे डिमांड के बेसिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके टाइप, जैसे क्रॉस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, उसको निकालने के क्या क्या मेथड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड। आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड, जिससे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस का रिव्यू किया जाता है, उसके अलग अलग मेथड्स हैं, लाइक रेटिंग स्केल हो गया, चेकलिस्ट हो गया, सिंपल कंपैरिजन हो गया, आपका पेयर्ड कंपैरिजन हो गया। हर मेथड का आपको मीनिंग जो है बेसिकली ज़रूर पता होना चाहिए। और आपसे पिछली बार पूछा गया था, जो BARS, ये एक टाइप का परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड है। अब आप लोग मुझे इसका ना एक तो फुल फॉर्म बताएंगे बार्स का, ठीक है, और ये किस लिए यूज़ होता है, इसका फुल फॉर्म बताएंगे आप लोग मुझे। फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जॉब डिस्क्रिप्शन में हमारा क्या आता है, देखो, जॉब डिस्क्रिप्शन में आती हैं जॉब से रिलेटेड चीज़ें, ओके। जॉब से रिलेटेड चीज़ें आती हैं हमारी इसमें। इसमें क्या होता है, जैसे कि वर्किंग कंडीशंस क्या होने वाली हैं, ये वाली सारी चीज़ें, ओके। और जॉब स्पेसिफिकेशंस में आता है जो पर्सन जॉब को करेगा, जैसे कि उसकी क्या एक्सपीरियंस, क्या नॉलेज उसके अंदर होना चाहिए, क्या स्किल्स होना चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस है, और ये दोनों जॉब एनालिसिस का पार्ट बनते हैं, तो ये भी हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका ना क्वेश्चन आया हुआ था। आपसे पूछा गया था जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। आपको ऑप्शन दिया गया था जॉब ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट,
जॉब एनालिसिस, जॉब रोटेशन। तो ऑब्वियस है ये जॉब एनालिसिस के हैं, ठीक है। तो आपको इनके अंदर के जो एलिमेंट्स है लाइक जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब का टाइटल, जॉब का लोकेशन, जॉब की समरी, जबकि जॉब स्पेसिफिकेशन उस पर्सन से रिलेटेड है, जैसे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि चार्टर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। उसके अंदर क्लोजेज हैं, ठीक है, उसके अंदर क्लोजेज आते हैं। उन क्लोजेज के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, कौन कौन से क्लोजेज होते हैं, कंपनीज एक्ट के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। आपको क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा पार्ट नहीं है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। आपको ऑप्शन दिया गया था नेम क्लॉज, नोवेशन क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज, कैपिटल क्लोज। तो आपको पता ही है नोवेशन क्लोज जैसा कुछ नहीं है, तो वही हमारा आना था। और नॉट वाले क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं लास्ट टाइम भी, ध्यान रखना। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में क्या क्या उसमें इंक्लूडेड होता है, ये चीज़ें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रेक्टिफिकेशन ऑफ जर्नल एंट्रीज। देखो, आपको जर्नल एंट्रीज के रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड भी, जैसे अब आपको कुछ भी दे दिया जाएगा, जैसे मान लो किसी पर्सन ने जो अपना ऑफिस फर्नीचर सेल किया है, ओके, 2000 का। अब उसने क्या कर दिया, ऑफिस फर्नीचर तो सेल किया, लेकिन उसको क्या कर दिया, किस में क्रेडिट कर दिया, सेल्स में। तो अब आपको उसको करेक्ट करना है। आप समझते हैं कि सेल्स तो सिर्फ गुड्स के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें आप डील करते हो। अब फर्नीचर सेल किया है तो यहाँ फर्नीचर ही क्रेडिट होना चाहिए। तो ये चीज़ें रेक्टिफिकेशन आप लोगों को आना चाहिए, ये आप +1 में ही सीख जाते हैं। ओके, उसके बाद जैसे ये डिफरेंट आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, इनके बारे में पूछा गया था। चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये वाली सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, हमारा जो डिफरेंस रहता है हमारा एक्चुअल सेल्स और BEP में। BEP मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आपको ये पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें फॉर्मूलाज होते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के, यूनिट्स में, वैसे भी ब्रेक इवन पॉइंट को निकालने के लिए। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 भी देख लेना और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, ठीक है। बिल्कुल अपना कॉन्सेंट्रेट कीजिए, माइंड को अपनी प्रिपरेशन के लिए फोकस हो जाइए, ओके। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग। एंड अगर अभी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके।